साथियों, आप सभी का विजन एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत का इतिहास का अध्याय 29, जिसका शीर्षक है भारत में प्रेस का विकास। इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसे कि ब्रिटिश काल में भारत में प्रेस का विकास किस प्रकार से होता है और कौन कौन से संबंधित अधिनियम थे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में, यह नाम भी इनको याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था, जिसका नाम था, इस अखबार का नाम था द बंगाल गजट, या इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, इन दोनों नामों से जाना जाता है, द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। तो याद रखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट, या इसी का दूसरा नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, और 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। जाहिर सी बात है, या इंग्लिश में प्रकाशित किया गया होगा। किंतु सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1872 में इसका मुद्रण जो है, पब्लिकेशन जो है इसका जब्त कर लिया गया। तदुपरांत कई और समाचार पत्रों जनरलों का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। यह था द बंगाल जनरल, कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर तथा बॉम्बे हेराल्ड इत्यादि। अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी इस बात से भयभीत थे कि यदि ये समाचार पत्र जो है लंदन पहुंच गए तो उनके काले कारनामों का भंडाफोड़ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने प्रेस के प्रति दमन की नीति अपनाने का निश्चय किया। अब सबसे पहले प्रारंभिक विनियमन की बात करते हैं कि किस प्रकार से विनियमन किया गया। तो सबसे पहला आता है समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। क्या है? समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799। तो इसमें क्या था? फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड वेल्जली ने, किसने? लॉर्ड वेल्जली। तो याद रखिएगा, यह 1799, वैसे भी 1799 लॉर्ड वेल्जली का है, तो लॉर्ड वेल्जली के समय आता है। तो फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड वेल्जली ने इसे लागू किया तथा सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। इस अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों के लिए आवश्यक कर दिया गया कि वो अपने स्वामी, संपादक और मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से समाचार पत्र में अंकित करें। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों को प्रकाशन के पूर्व सरकार के सचिव के पास पूर्व पत्रेक्षण प्री सेंसरशिप के लिए समाचार पत्रों को भेजना अनिवार्य बना दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग के उदारवादी और प्रगतिशील रवैये के कारण इन नियमों में ढील दी गई तथा 1818 में समाचार पत्रों का पूर्व पत्रेक्षण अर्थात जो प्री सेंसरशिप था उसको बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं अगला, अनुज्ञप्ति नियम 1823 के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने 1823 में इन नियमों को आरोपित किया। तो थोड़ा गवर्नर जनरल का नाम भी याद रखिए, किसके समय यह पास हुआ? तो गवर्नर जनरल जॉन एडम्स के समय में। इस नियम के अनुसार बिना अनुज्ञप्ति लिए प्रेस की स्थापना या उसका उपयोग दंडनीय अपराध माना गया। ये नियम मुख्यतः उन समाचार पत्रों के विरुद्ध आरोपित किए गए थे जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे या जिनके स्वामी भारतीय थे। इस नियम द्वारा राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरात, क्या नाम था? मीरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। अगला देखते हैं। तो अगला है प्रेस अधिनियम या मेटकाफ अधिनियम 1835। तो जैसा कि मेटकाफ से पता चल रहा है कि यह गवर्नर जनरल कौन रहेंगे? चार्ल्स मेटकाफ। तो प्रेस अधिनियम या मेटकाफ अधिनियम 1835। तो कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा 1823 के कुत्सित अनुज्ञप्ति नियमों को रद्द कर दिया। इस प्रयास के कारण चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। किस अधिनियम के द्वारा इन्होंने किया था? तो प्रेस अधिनियम या मेटकाफ अधिनियम 1835 के तहत। 1835 के इस नए प्रेस अधिनियम के अनुसार प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी और वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था। यह कानून 1856 अर्थात जब तक 1857 का विद्रोह नहीं होता तब उसके पहले तक चलता रहा था। इस अवधि में देश में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अब बात करते हैं अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद। तो 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1857 के अनुज्ञप्ति अधिनियम से अनुज्ञप्ति व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा या तहत बिना अनुज्ञप्ति के मुद्रण
मुद्रणल अर्थात पब्लिकेशन जो है रखना और उसका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी समाचार पत्र को किसी समय अनुज्ञप्ति दे सकती थी या उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकती थी। अधिनियम द्वारा सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि वह समाचार पत्र के साथ ही किसी पुस्तक, पत्रिका, जर्नल या अन्य प्रकाशित सामग्री पर प्रतिबंध लगा सकती थी। यद्यपि यह एक संकटकालीन अधिनियम था तथा इसकी अवधि केवल 1 वर्ष की थी और यह आता किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अब अगला आता है पंजीकरण अधिनियम 1867 के संबंध में। इसको देखें क्या है ये। तो इस अधिनियम द्वारा मेटकाफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया। जो चार्ल्स मेटकाफ का अधिनियम 1835 था या प्रेस अधिनियम 1835 था, उसको परिवर्तित कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस या एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं, अपितु उन्हें नियमित करना था। अब यह आवश्यक बना दिया गया कि किसी भी मुद्रित सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक तथा मुद्रण स्थान के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्रकाशन के 1 माह के अंदर पुस्तक की एक निःशुल्क प्रति जो है वो स्थानीय सरकार को देना आवश्यक था। अब हम लोग बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का मुद्दा, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता का मुद्दा सबसे प्रमुख था, राष्ट्रवादियों के घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख स्थान बनाए हुए था। 1824 में राजा राम मोहन राय ने उस अधिनियम की तीखी आलोचना की जिसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1870 से लेकर के 1918 के मध्य राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण जो है कुछ प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रहा। इन मुद्दों में भारतीयों को राजनीतिक मूल्यों से अवगत कराना, उनके मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण एवं प्रसार, जनमानस को प्रभावित करना तथा उसमें उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना, जन प्रदर्शन या भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवादी कार्यप्रणाली से अवगत कराना एवं उन्हें उस ओर मोड़ना प्रमुख थे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेस राष्ट्रवादियों का सबसे उपयुक्त औजार साबित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने प्रारंभिक दिनों से ही प्रेस को पूर्ण महत्व प्रदान किया तथा अपनी नीतियों एवं बैठकों में पारित किए गए प्रस्तावों को भारतीयों तक पहुंचाने में इसका सहारा लिया। इन वर्षों में कई निर्भीक एवं प्रसिद्ध पत्रकारों के संरक्षण में अनेक नए समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। इन समाचार पत्रों में प्रमुख थे हिंदू एवं स्वदेश मित्र। तो स्वदेश मित्र जी सुब्रमण्यम अय्यर के संरक्षण में, तो याद रखिएगा जो हिंदू एवं स्वदेश मित्र जो था ये किसके संरक्षण में था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर के संरक्षण में। द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संरक्षण में। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के संरक्षण में। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष के संरक्षण में। इंडियन मिरर जो था ये NN सेन के संरक्षण में। केसरी जो थी मराठी भाषा में थी तथा मराठा जो थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। इन दोनों का प्रकाशन जो है बाल गंगाधर तिलक के संरक्षण में। सुधाकर इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले के संरक्षण में। तथा हिंदुस्तान एवं एडवोकेट ये GP वर्मा के संरक्षण में इसको चलाया गया। तो एक बार दोबारा नाम सुन लीजिए। हिंदू एवं स्वदेश मित्र जी सुब्रमण्यम अय्यर के संरक्षण में। द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संरक्षण में। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के संरक्षण में। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष के संरक्षण में। इंडियन मिरर NN सेन के संरक्षण में। केसरी जो कि मराठी भाषा में थी और मराठा अंग्रेजी भाषा, तो याद रखिएगा जो मराठा था वो मराठी भाषा में नहीं थी बल्कि अंग्रेजी भाषा में थी। तो इन दोनों का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक के संरक्षण में। इसके अलावा सुधाकर गोपाल कृष्ण गोखले के संरक्षण में, यह इंपॉर्टेंट है। तथा हिंदुस्तान एवं एडवोकेट GP वर्मा के संरक्षण में। इस समय के अन्य प्रमुख समाचार पत्रों में ट्रिब्यून एवं अखबार AM पंजाब में, गुजराती इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश एवं काल ये बम्बई में तथा सोम प्रकाश बंग निवासी एवं साधारणी ये बंगाल में उल्लेखनीय थे। इन समाचार पत्रों के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं नागरिक सेवा की भावना थी, न कि धन कमाना या व्यवसाय स्थापित करना। इनकी प्रसार संख्या काफ़ी अधिक थी तथा इन्होंने पाठकों के मध्य व्यापक प्रभाव स्थापित कर लिया था। शीघ्र ही वाचनालयों मतलब लाइब्रेरी या पुस्तकालय में इन समाचार पत्रों की विशिष्ट छवि बन गई थी। इन समाचार पत्रों की पहुंच एवं प्रभाव सिर्फ शहरों एवं कस्बों तक
ही नहीं थी, अपितु ये देश के दूर दराज के गाँवों तक पहुँचते थे, जहाँ पूरा का पूरा गाँव स्थानीय वाचनालय या पुस्तकालय में इकट्ठा होकर इन समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को पढ़ता था एवं उस पर चर्चा करता था। तो याद रखिएगा, यदि कथन के रूप में कहीं क्वेश्चन आ जाए कि इस समय के जो समाचार पत्र थे इनकी पहुंच जो थी वो शहरों एवं कस्बों तक थी, तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकी पहुंच केवल शहरों एवं कस्बों तक नहीं थी, अपितु देश के दूर दराज गाँवों तक भी इनकी पहुंच थी। इस परिप्रेक्ष्य में इन वाचनालयों या लाइब्रेरी में इन समाचार पत्रों से न केवल भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित किया, अपितु उन्हें राजनीतिक भागीदारी हेतु भी प्रोत्साहित एवं विकसित किया। इन समाचार पत्रों में सरकार की भेदभावपूर्ण एवं दमनकारी नीतियों की खुलकर आलोचना की जाती थी। वास्तव में इन समाचार पत्रों ने सरकार के सम्मुख विपक्ष की भूमिका निभाई। सरकार ने प्रेस के दमन के लिए विभिन्न कानूनों को सहारा लिया। उदाहरण के तौर पर भारतीय दंड संहिता या इंडियन पैनल कोड की धारा 124A क्या है 124A के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों में असंतोष उत्पन्न कर रहा हो या उन्हें सरकार के विरुद्ध भड़का रहा हो, उसे गिरफ्तार कर 3 वर्ष के लिए कारावास में डाल सकती है या देश से निर्वासित कर सकती है। यह कानून वैसे अभी भी वर्तमान में भी लागू किया जाता है, लेकिन निर्भीक राष्ट्रवादी पत्रकार सरकार के इन प्रयासों से लेस मात्र भी भयभीत नहीं हुए तथा उपनिवेशी शासन के विरुद्ध उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। सरकार ने समाचार पत्रों को सरकारी नीति के पक्ष में लिखने हेतु प्रोत्साहित किया तथा उन्हें लालच दिया, जबकि वे समाचार पत्र जो सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की भर्त्सना करते थे उनके प्रति सरकार ने शत्रुतापूर्ण नीति अपनाई। इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी पत्रकारों के सम्मुख एक चुनौती भरा कार्य था कि वे उपनिवेशी शासन के प्रयासों एवं षड्यंत्रों को सार्वजनिक करें तथा भारतीयों को वास्तविकता से अवगत कराएं। इन परिस्थितियों में पत्रकारों में स्पष्टवादिता, निष्पक्षता, निर्भीकता एवं विद्वता जैसे गुणों का होना अपरिहार्य था। राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ से ही प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षधर था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में उसकी प्रतिक्रियावादी नीतियों एवं अकाल जो पड़ता है इसके समय में 1876 से लेकर के 77 के बीच में, तो एवं अकाल पीड़ितों के प्रति उसके अमानवीय रवैये के कारण भारतीय समाचार पत्र सरकार के घोर आलोचक बन गए। फलतः सरकार ने 1878, यह अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको हम लोग जानते भी हैं अधिकतर लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से, और ये आता कब 1878, इसको हिंदी में इसका नाम क्या था, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। वैसे भी वर्नाकुलर का मतलब ही होता है मातृभाषा, के द्वारा भारतीय प्रेस को कुचल देने का प्रयास किया गया। तो याद रखिएगा, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है, किसके समय में, लॉर्ड लिटन के समय में आता है। अब इस एक्ट को देख लेते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का। तो 1857 कि महान क्रांति का एक प्रमुख परिणाम था कि शासक और शासितों के बीच संबंधों में कटुता का होना। 1858 के पश्चात यूरोपीय प्रेस ने सरकार की नीतियों का समर्थन किया तथा विवादास्पद मामलों में सरकारी पक्ष का साथ दिया, किंतु देसी भाषाओं के प्रेस सरकारी नीतियों के तीव्र आलोचक थे। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारतीयों में सरकार के विरुद्ध तीव्र असंतोष था। 1876-77 में भीषण अकाल में एक और जहां लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए, वहीं दूसरी ओर जनवरी 1877 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इन सभी कारणों से भारतीयों में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध घृणा की भावना निरंतर बढ़ रही थी। दूसरी ओर लॉर्ड लिटन, तो यह नाम याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन, क्योंकि लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन में कन्फ्यूजन होता है। तो लॉर्ड लिटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीयों में इस असंतोष का कारण मैकाले एवं मैटकाफ की गलत नीतियां थीं। फलतः उसने भारतीयों की भावनाओं को दबाने का निर्णय लिया। 1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बनाने का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था तथा राजद्रोही लेखों को दबाना एवं ऐसे प्रयास के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना था। इस अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान थे वो निम्नानुसार थे। तो इसके प्रमुख प्रावधानों को देख लें तो इसका पहला प्रावधान था कि जिला दंड नायकों अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशक तथा मुद्रक को बुलाकर बंधन पत्र अर्थात बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते हैं।
इन बंधन पत्र या बॉन्ड में यह प्रावधान था कि ये प्रकाशक या मुद्रक ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़के तथा साम्राज्य की प्रजा के विभिन्न जाति, धर्म और वर्ण के लोगों के मध्य आपसी वैमनस्य बढ़े। दूसरा प्रावधान क्या था कि दंडनायक, जिला दंडनायक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं होगी। मतलब डीएम ने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो निर्णय दे दिया वो वही रहेगा, उसके खिलाफ आप कोई अपील नहीं कर सकते। तीसरा इसमें क्या प्रावधान था कि देसी भाषा का कोई समाचार पत्र यदि इस अधिनियम की कार्रवाई से बचना चाहे तो उसे पहले से अपने पत्र की एक प्रमाण प्रति जो है प्रूफ कॉपी सरकारी प्रत्यक्षण को देनी होगी। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाले अधिनियम की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष यह था कि क्या था, पहला इसका यह घृणित पक्ष था कि इसके द्वारा अंग्रेजी एवं देसी भाषा के समाचार पत्रों के मध्य भेदभाव किया गया, क्योंकि नाम ही इसका था देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर, मतलब कि ये जो यहाँ की देसी लैंग्वेज थी उनके खिलाफ था, यह अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं था। दूसरा इसमें क्या था, इसमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। मतलब डीएम ने जो आदेश दे दिया, उसके खिलाफ आप कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत मिहिर, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश तथा अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। तो याद रखिए इस अधिनियम के चपेट में कौन कौन से आते हैं, भारत मिहिर, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश तथा अनेक अन्य। संयोगवश इस अधिनियम की कार्रवाई से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो शिशिर कुमार घोष का था रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हुआ, क्योंकि यह जो अधिनियम ही था वो अंग्रेजी समाचार पत्र के लिए नहीं था बल्कि जो देसी लैंग्वेज थे, हिंदी जो आपके देसी भाषा थे उनके खिलाफ था। तो इन्होंने क्या किया, रातों रात अपना जो एडिशन था उसको हिंदी से बदल करके क्या कर दिया, वो अंग्रेजी कर दिया। कालांतर में सितंबर 1878 तो कालांतर में पूर्व प्रत्यक्षण जो ये प्री सेंसरशिप की धारा थी वो हटा दी गई तथा उसके स्थान पर प्रेस आयुक्त की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य समाचार पत्रों को विश्वसनीय एवं सही जानकारी उपलब्ध कराना था। इस अधिनियम के विरुद्ध सारे देश में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई तथा अंततः 1882 में उदारवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया। तो रिपन ने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द किया। तो क्रम याद रखिएगा, पहले लॉर्ड लिटन आते हैं, उसके बाद लॉर्ड रिपन आते हैं। 1883 में, कब, 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के पहले ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई। तो यह कथन के रूप में याद रखिएगा कि 1883 सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे पहले पत्रकार बने थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई। श्री बनर्जी अर्थात श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली के आलोचनात्मक संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर एक निर्णय में बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया तथा उसकी निंदा की। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे राष्ट्रवादी प्रयासों में बाल गंगाधर तिलक की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव एवं 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करके लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने समाचार पत्रों मराठा एवं केसरी के द्वारा भी अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया। वे प्रथम कांग्रेसी थे जिन्होंने समाज के मध्यम वर्गीय लोगों, किसानों, शिल्पकारों, दस्तकारों, कारीगरों तथा मजदूरों को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया। 1896 में कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित करने के विरोध में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का अभियान चलाया। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में ही कर न अदायगी अभियान चलाया तथा किसानों से आग्रह किया कि फसल बर्बाद हो जाने की स्थिति में वह सरकार को लगान अदा न करें तथा 1897 में पूना में भयंकर प्लेग फैला। यद्यपि तिलक जो है वो प्लेग से निपटने के सरकारी प्रयासों के समर्थक थे, किंतु इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का लोगों ने तीव्र विरोध किया। इसी संबंध में पूना में प्लेग समिति के अध्यक्ष थे उनकी चापेकर बंधुओं ने गोली मारकर हत्या कर दी। सरकार की अकाल, मुद्रा एवं कर नीतियों ने भी लोगों में तीव्र असंतोष को जन्म दिया। सरकार लोगों में उभरती हुई इन विद्रोही भावनाओं तथा भारतीय प्रेस के सरकार विरोधी रवैये से अत्यंत क्षुब्ध थी तथा इनके दमन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। अतः सरकार ने जनता के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तिलक को अपराधी घोषित करने का निश्चय किया।
तत्पश्चात तिलक द्वारा केसरी में शिवाजी की महिमा का गुणगान करने के लिए एक कविता लिखने तथा शिवाजी महोत्सव के समय तिलक द्वारा एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराने के आधार पर सरकार ने रैंड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि वे शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या की घटना को भारतीयों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की घटना के रूप में चित्रित कर रहे हैं। तिलक को इस अपराध का दोषी ठहराकर उन्हें 18 माह के सश्रम कारावास की सजा दी गई। इसके पश्चात बंबई प्रेसिडेंसी के कई अन्य संपादकों को भी विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें कठोर सजाएं दी गईं। सरकार की इन कायरतापूर्ण कार्रवाइयों की पूरे देश में निंदा की गई। गिरफ्तारी के पश्चात बाल गंगाधर तिलक रातों रात राष्ट्रीय नायक बन गए तथा उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया गया। लोकमान्य मतलब लोगों द्वारा आदरणीय एवं सम्माननीय। तो याद रखिएगा, जब ये गिरफ्तार होते हैं इसके बाद ही इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी जाती है और पूरे देश में तिलक की प्रसिद्धि फैल गई। 1898 में एक अधिनियम द्वारा दंड संहिता की या भारतीय दंड संहिता जो थी उसकी धारा 124 ए को पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया। उसमें एक नई धारा 153 ए जोड़ दी गई। इस धारा में यह प्रावधान था कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत सरकार की अवमानना करने या लोगों को राज्य के विरुद्ध कार्य करने की प्रेरणा देने या समाज के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा फैलाने की कार्रवाई को दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस नियम के विरुद्ध भी पूरे राष्ट्र में व्यापक प्रदर्शन किए गए। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के समय भी भारतीयों पर अनेक दमनकारी कानून आरोपित किए गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं समाचार पत्र अधिनियम 1908 की, या इसको इंग्लिश में कहें तो द न्यूज़पेपर एक्ट 1908। इस एक्ट का उद्देश्य उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। अधिनियम द्वारा दंड नायकों को अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी ऐसे समाचार पत्र की संपत्ति व मुद्रणालय को जब्त कर सकते हैं जिसमें प्रकाशित सामग्री से लोगों को हिंसा करने या हत्या करने की प्रेरणा मिलती हो। अब आपका आता भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 या द इंडियन प्रेस एक्ट 1910। इसके द्वारा लॉर्ड लिटन के 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था के अधिनियम के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय सरकारें किसी समाचार पत्र के प्रकाशक या मुद्रणालय के स्वामी से पंजीकरण जमानत रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मांग सकती थी। इस पंजीकरण जमानत की जो न्यूनतम राशि थी वो कितनी थी? 500 रुपये व अधिकतम राशि जो थी वो 2000 रुपये तय की गई। इसके अतिरिक्त सरकार को जमानत जब्त करने एवं पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी दिया गया। सरकार को पुनः पंजीकरण के लिए न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये मांगने का अधिकार था। यदि समाचार पत्र पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करें तो उसका पंजीकरण रद्द कर उसकी सभी संपत्तियों तथा उसके मुद्रणालय को जब्त करने का अधिकार भी सरकार को दिया गया। एक उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता की छवि के कारण बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि छवि जो थी वो उग्रवादी राष्ट्र नेता की थी तथा देश से निर्वासन की सजा देकर के 6 वर्ष के लिए मांडले जेल, यह कहाँ था? वर्मा के रंगून में, तो मांडले जेल भेज दिया गया। पूरे राष्ट्र में तिलक की गिरफ्तारी एवं निर्वासन का विरोध हुआ तथा सरकार के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किए गए। बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों तथा रेलवे कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी तथा सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतर आए। रूस के साम्यवादी नेता लेनिन ने मजदूरों की इस हड़ताल का स्वागत किया और कहा कि यह हड़ताल भारत के श्रमिक वर्ग की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का एक शुभ संकेत है। अब हम लोग बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके पश्चात के अधिनियमों की। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकारी आलोचना को रोकने तथा राजनीतिक प्रदर्शनों का दमन करने के लिए भारतीयों पर अनेक कानून लागू कर दिए गए। 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति, तो याद रखिएगा प्रेस समिति ने सरकार से 1908 और 1910 कौन से 1908 और 1910 के अधिनियमों को रद्द करने की सिफारिश की। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, 1921 में जो प्रेस समिति बनती किसके अध्यक्षता में? तो तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। जब इन्होंने ये सिफारिश की तत्पश्चात इन अधिनियमों को रद्द कर दिया गया। आगे बात करते हैं भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम 1931 के बारे में। इसका नाम क्या है? भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम 1931।
के द्वारा प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियाँ दे दी गई, चूँकि 1931 में ही जो है 1930-31 में ही आपका ये चलता सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है। तो 1932 में इस अधिनियम का विस्तार करके इसे आपराधिक संशोधित अधिनियम या क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट बना दिया गया। इसमें वे सभी गतिविधियां सम्मिलित कर देंगे जिनसे सरकार की प्रभुसत्ता को हानि पहुंचाई जा सकती थी। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की। तो भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत भारतीय प्रेस पर पूर्व प्रत्यक्षण अर्थात प्री सेंसरशिप की शर्त थोप दी गई तथा समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम एवं कार्यालयीन गोपनीयता कानून में संशोधन किया गया। अब स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता है उसको देखें। तो समाचार पत्र जांच समिति 1947, तो यह अधिनियम का नाम याद रखिएगा, समाचार पत्र जांच समिति 1947 या प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947 की स्थापना जो है वो संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को प्रदत्त विभिन्न अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न भारतीय समाचार पत्र कानूनों की समीक्षा करने के लिए की गई। इस समिति ने निम्न सिफारिशें की। कौन कौन सी सिफारिश की, तो इनकी सिफारिशों को देख लेते हैं। तो इनकी पहली सिफारिश थी कि 1931 के अधिनियम को रद्द कर दिया जाए। जो भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 था उसको रद्द करने की बात कही गई। दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 153A में परिवर्तन किया जाए। तीसरा, समाचार पत्र और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन किया जाए। चौथा, 1931 के देशी राज्य असंतोष के विरुद्ध अधिनियम को रद्द किया जाए। और पांचवा था 1934 के देशी राज्य रक्षा अधिनियम को रद्द किया जाए इत्यादि। अब हम लोग बात करते हैं समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 या इंग्लिश में कहें तो द प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स एक्ट 1951। इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 19, चूँकि इस समय क्या है संविधान लागू हो गया था 1951, तो संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 19 के 2 में संशोधन के साथ इसको पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा सरकार को समाचार पत्रों तथा मुद्रणालयों द्वारा आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर जमानत मांगने तथा जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। समाचार पत्रों के पीड़ित प्रकाशक तथा मुद्रणालय के स्वामियों को जूरी द्वारा परीक्षा या ट्रायल बाय जूरी मांगने का अधिकार दे दिया गया। यह अधिनियम जो है 1956 तक लागू रहा। आगे बात करते हैं न्यायाधीश राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता में समाचार पत्र आयोग का गठन। तो इसमें क्या किया गया, भारतीय समाचार पत्रों के संपादकों एवं पत्रकारों द्वारा भारतीय समाचार पत्रों के कार्यों की व्यापक जांच कराए जाने की मांग के फलस्वरूप सरकार द्वारा किया गया कि एक आयोग का गठन किया गया न्यायाधीश राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में। यह इनका नाम ही था राजाध्यक्ष, तो इनके अध्यक्षता में समाचार पत्र आयोग का गठन किया गया था। तो 1954 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने निम्न कुछ प्रमुख सिफारिशें की। कौन कौन सिफारिश की? पहली सिफारिश इनकी थी कि अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद अर्थात ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल गठित की जाए। क्या गठित की जाए? ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल या अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद गठित किया जाए। दूसरा, वर्ग पहेलिका क्रॉसवर्ड पजल बंद की जाए तथा पन्ना मूल्य पद्धति प्राइस पेज सिस्टम अपनाई जाए। तीसरा, विज्ञापनों के लिए एक कड़ी संहिता अपनाई जाए, मतलब एक टाइट पॉलिसी लेकर आया जाए, मतलब एक टाइट कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाए। तथा चौथा क्या था, सरकार यह प्रयास करे कि समाचार पत्रों के स्वामित्व का संकेंद्रण ना हो, मतलब किसी एक के पास उसका कंट्रोल ना हो। इसके अतिरिक्त सरकार ने किताबों तथा समाचार पत्रों का प्रतिपादन नागरिक वाचनालय अधिनियम 1954 या इसको इंग्लिश में कहें तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1954, इसके अलावा कार्यकर्ता पत्रकार सेवा शर्तें तथा विविध आदेश अधिनियम 1956, इसको यदि इंग्लिश में कहें तो द वर्किंग जर्नलिस्ट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1956, इसके अलावा समाचार पत्रों के पन्ने तथा मूल्य अधिनियम 1956, इंग्लिश में यदि इसको कहें तो द न्यूज़पेपर प्राइस एंड पेज एक्ट 1956 और संसद कार्यवाही संरक्षण और प्रकाशन अधिनियम 1960, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे तो द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग प्रोटेक्शन एंड पब्लिकेशन एक्ट 1960 इत्यादि भी पारित किए गए। तो यह कुछ चीज़ें थी जो भारत में प्रेस के विकास को बताती हैं। तो यह चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।